चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आज हम लोग अपना स्टैट्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। चल, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब बच्चे बोलेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कंपनी, फर्म, जैसा कि आप अपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते होंगे। लेकिन यहां ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बेटा क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन करना। ऑर्गेनाइजेशन कह लिया जाए या इसको क्लासिफिकेशन कह दिया जाए। क्लासिफिकेशन, या मैं पहले मीनिंग बता दूं आपको। आप बताइए, आप ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं? यानी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम डाटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। अलग अलग मेथड हमने कलेक्शन ऑफ डाटा के पढ़े। अब डाटा इकट्ठा तो कर लिया, अब उस डाटा को तरीके से क्या करना है? लगाना भी तो है, यानी उसको क्लासिफाई भी तो करना है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। यानी डाटा कलेक्टेड should be classified according to, किसके अकॉर्डिंग बेटा? अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। डाटा की कुछ सिमिलैरिटीज होगी या डिसिमिलैरिटीज। सिमिलर, यानी सेम और डिफरेंट। सिमिलैरिटीज मतलब जो सेम है और डिसिमिलैरिटी मतलब जो डिफरेंट है। यानी डाटा को क्लासिफाई कर दिया जाए उनकी खासियत के अकॉर्डिंग। प्रॉपरली भी कह दिया जाता है, अरेंजमेंट भी कह दिया जाता है। वेरी गुड बेटा। हाँ चल, तो डाटा को जो कलेक्ट किया था उसको हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने आपको कहा था कि आप अपने टाउन का डाटा इकट्ठा करें। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले का डाटा क्या करके लाएं? इकट्ठा कर लाएं। आप इकट्ठा कर ले आए। अब उस डाटा को हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्लासिफाई करेंगे कि भैया इसमें पुलिस वाले कितने हैं, अलग कर दिए। आर्मी वाले कितने हैं, अलग कर दिए। बिजनेस वाले कितने हैं, अलग कर दिए। अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, उनको अलग कर दिया। यानी डाटा को क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज या फिर डिससिमिलैरिटीज। यानी डाटा को जब हम क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग क्लासेस में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है, तो उसको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कह दिया जाता है। मीनिंग में कोई दिक्कत हो? मीनिंग में कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। फिर इसके कुछ उद्देश्य पढ़ेंगे। हर काम करने के कुछ ना कुछ क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बोले तो उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है पर्पस, कह सकते हैं कि कुछ काम करने के इसके क्या होते हैं? पर्पस भी होते हैं। यहां तक कोई क्लियर नहीं? बाकी बच्चों का जवाब नहीं आया बेटा मीनिंग में? मीनिंग में बाकी बच्चों का जवाब चाहिए मुझे कि क्लियर हुई नहीं हुई मीनिंग। डाटा को कलेक्ट करने के बाद जब उसे क्लासिफाई, अरेंज किया जाता है, उसे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कह दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कह दिया जाता है। अब इसका उद्देश्य है डाटा को सिंपल और ब्रीफ कर देता है। सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस ऑफ डाटा। यानी जो डाटा आपने बहुत भारी भरकम डाटा कलेक्ट किया होगा, उस डाटा को क्या कर दिया जाता है? छोटा कर दिया। सर समझ में नहीं आया, कोई एग्जांपल दे दो ना। मान लो आपने अपने मोहल्ले का डाटा इकट्ठा किया होगा, बहुत सारा डाटा। मान लो आपके घर में कितने, मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं? मान लो 100 लोग रहते हैं, तो डाटा कितना इकट्ठा हो गया? 100 लोगों का डाटा। लेकिन राजा बेटा, मान लो मैंने कह दिया इसे छांट दो, पुलिस वाले बताओ कितने? आपने कहा सर 33 है। मैंने कहा आर्मी वाले कितने? आपने कहा सर 27 हैं। मैंने कहा बेटा
बिजनेस वाले कितने, सर आपने बोल दिया वो 40 नहीं मान के चल रहे हैं, कितने हैं 30 हैं। और बेटा मैंने कहा अनएम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं बेटा, अनएम्प्लॉयड हैं 10। टोटल कितने हो गए 100 हो गए, कितने हो गए 100। अब बताओ 100 लोगों का डाटा आसान था या ये डाटा आसान है, सिंपल सी बात है ये डाटा, यानी इतने बड़े डाटा को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस बड़े डाटा को छोटा कर देता है। एक्सप्लेन करता है, किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है बेटा, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ similarities and dissimilarities of data। जो डाटा होता है, डाटा की कुछ सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि उस डाटा में क्या क्या सिमिलर चीजें हैं और क्या डिफरेंट चीजें हैं। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बेटा, फैसिलिटेट कंपैरिजन। जितने मैं बता दूं आपको, जितने फीचर्स या मैं कह दूं जितने फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़े हैं, जितने भी फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़े हैं वो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। सिंपल था, सिंप्लीफाई द डाटा, उसके बाद कंपैरिजन भी था। अब मैं क्या कर पा रहा हूं, कंपैरिजन कर पा रहा हूं कि आपके टाउन में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, सबसे कम कौन रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो डाटा में क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। ये तो डाटा जब सिंप्लीफाई हो जाता है, क्लासिफाई हो जाता है, तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। डाटा को टेबल में भी बना सकते हैं। जो डाटा हमने बनाया, इस डाटा को क्या कर सकते हैं, टेबुलर प्रेजेंट है। प्रिपेयर द डाटा फॉर टेबुलेशन, प्रिपेयर द डाटा फॉर टेबुलेशन। टेबुलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में। ये मैंने क्या बना दिया, टेबल ही तो बना दिया। डाटा को किसमें प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, जो लंबा चौड़ा डाटा इकट्ठा किया था उसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिपेयर कर सकते हैं किसमें, टेबल की फॉर्म में। किसमें प्रिपेयर किया जा सकता है बेटा, टेबल की फॉर्म में उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां तक बताइए बेटा, यहां तक इन चारों पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो, चारों पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो। प्रिपेयर मेंटल पिक्चर। सर मेंटल मतलब पागल ना, नालायक बेटा। आप मुझे बताओ ये 100 डाटा आपको आसानी से याद होंगे या ये डाटा आसानी से याद होगा? टेबुलर प्रेजेंटेशन ज्यादा याद होती है या बेटा बड़े डाटा आसानी से याद होते हैं? मेंटल का मतलब यह पागल नहीं है, मेंटल का मतलब आपके दिमाग में वो डाटा बैठ जाता है। जब डाटा क्लासिफाई हो जाएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक। 6th, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा। जो डाटा है उन डाटा के बीच में रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं। इन डाटा के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं, कौन कितना है। कंपैरिजन हो गया, एक पॉइंट कंपेयर कर लिया कौन ज्यादा कम। दूसरा हम रिलेशनशिप कि हमें कितने लोग चाहिए बराबर करने के लिए। मान लो बिजनेस में 30 है, पुलिस में 33 है। मतलब एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं कि किसी भी मोहल्ले में कौन सी चीज क्या हो सकती है, ज्यादा है या क्या रिलेशनशिप है दोनों चीजों का। तो मेन अगर आप 4 पॉइंट, मेरे हिसाब से आप 3 से 4 पॉइंट जरूर याद करें। कितने पॉइंट्स, कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स। डाटा को सिंपल कर देता है, डाटा को एक्सप्लेन करता है, कंपैरिजन करता है, टैबुलेशन बनाने में मदद करता है, मेंटल पिक्चर क्रिएट करता है और रिलेशनशिप पढ़ने में मदद करता है। रिलेशनशिप पढ़ने में मदद करता है। यहां तक बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? रिलेशनशिप पढ़ने में भी मदद करता है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम आगे चल रहे हैं। रिद्धि कह रही सर 6 पॉइंट समझ नहीं आया। रिलेशनशिप होता है जो 2 डाटा के बीच में, जैसे मान लो आपके 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है बेटा, 5 सब्जेक्ट है। मान लो अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इंग्लिश, मैथ्स। अकाउंट, इको, इंग्लिश, बिजनेस,
में से 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये तो आपने कैसे निकाल दिया, कंपेयर कर कर। पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स थे आपके, कंपेयर कर लिया। अब पांचों सब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप है, जैसे हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं बेटा, हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं, स्टैट्स के कुछ लिंक कहां पर है, मैथ्स में भी है। स्टैट्स के कुछ लिंक कहां से ले रहे हैं हम लोग, मैथ्स से ले रहे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप बचपन में पढ़कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट से क्या होता है, लिंक होता है। जो भी अकाउंट्स का सब्जेक्ट है या बिजनेस का आपका जो भी सब्जेक्ट होगा बिजनेस स्टडीज का, वो अकाउंट से लिंक रहता है। अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज में जो भी थ्योरेटिकल दी हुई है, उसी की प्रैक्टिकल नॉलेज आप कहां लेते हैं, अकाउंट्स में लेते हैं। और बेटा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने पड़ते हैं। तो हर एक डाटा एक दूसरे से क्या है, लिंक करता है। हर एक डाटा का एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। थर्ड वाला, थर्ड तो कंपैरिजन है बेटा, थर्ड तो कंपैरिजन है। आंचल, आपकी 10th की मार्कशीट भी टेबुलर प्रेजेंटेशन, 12th की मार्कशीट भी टेबुलर प्रेजेंटेशन, तो 10th और 11th की मार्कशीट को क्या कर रहे हैं आप, कंपेयर। या फिर आपकी 10th की मार्कशीट और रिद्धि की 10th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट, रिद्धि की 10th की मार्कशीट, दोनों क्या है बेटा, कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते, किसके परसेंटेज ज्यादा है या किसका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो यहां हो गया कंपैरिजन करना, यहां हो गया एक दूसरे सब्जेक्ट का या एक दूसरे डाटा का रिलेशनशिप पढ़ना। कंपेयर करना अलग चीज है और रिलेशनशिप पढ़ना अलग चीज है। यहां संबंध की बात होती है और यहां पर कंपैरिजन की बात होती है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कंपेयर करना टाइप। अब ये सारी चीज हो गई। एक अच्छे डाटा की क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, यानी एसेंशियल्स कह लो, फीचर्स कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, या इसके बेटा एसेंशियल्स, जरूरी चीजें क्या होनी चाहिए। जब डाटा आपने कलेक्ट किया होगा, उस डाटा को क्या कर रहे हैं आप, क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई करने के साथ साथ आपको किन चीजों का ध्यान देना है कि आपकी क्लासिफिकेशन क्या बन जाए, अच्छी क्लासिफिकेशन बन जाए। ओके आंचल बेटा, वेरी गुड रिद्धि बेटा, आपकी क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके पर्पस को शूट करती हो। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी मतलब आपके पर्पस को सूट करती हो, आपका पर्पस इससे क्या होता हो, पूरा होता हो, मैच होता हो। वेरी गुड, सूट द पर्पस, आपके पर्पस को पूरा करता हो, ऐसी क्लासिफिकेशन हो। ऐसा ना जी सर ने बोला था क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन कर तो ली आपने, लेकिन वो आपके किसी काम आ नहीं रही, तो इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, ऐसी होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। दूसरा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो जाए, चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। जैसी सिचुएशन हो उस सिचुएशन में आपका डाटा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं उसको, यानी जैसी सिचुएशन वैसा ढल जाए। मेंढक को देखा आपने, मेंढक जो होता है अगर आप उसे पानी में रखते हैं, धीरे धीरे पानी गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो बेटा वो अपना टेम्परेचर क्या करता रहता है, धीरे धीरे चेंज करता रहता है, वो जलेगा नहीं। गर्म पानी के अकॉर्डिंग अपने फैदर जो उसके ऊपर चमड़ी होती है, उस चमड़ी को अपने अकॉर्डिंग क्या करता रहता है, चेंज। तो मेंढक की जो फैदर होती है, जो स्किन होती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। वो हर इन्वायरमेंट को क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। तो आपका डाटा भी, आपकी क्लासिफिकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो हर जगह काम आ जाए, इजीली काम आ जाए। स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल बोले तो स्टेबिलिटी लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी मतलब बेटा कि ज्यादा, सर अभी तो आपने बोला चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं स्टेबल होना चाहिए। बेटा मैंने कहा अगर सिचुएशन चेंज हो तो चेंज हो। आप मान लो स्टेबिलिटी का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड इन एवरीवेयर। अगर बेटा मैं उस डाटा को यूज करूं तो भी मेरे रिजल्ट वही आए, आप उस डाटा को यूज करो तो आपके रिजल्ट भी क्या आए, वही आए। कोई और उस डाटा को यूज करे तो उसके रिजल्ट भी क्या आए, वही आए। लेकिन अगर सिचुएशन बदलें तो आपका डाटा भी क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। कायदे में प्रॉपर्टीज होती हैं, जब कभी आप सीए या सीएस करेंगे तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं।
मीन, मीडियन, मोड, जितने भी टॉपिक आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां पर ये सारी चीजें आपको जल्दी समझ में आती है। उसके बाद 4th पॉइंट, होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब होता है डाटा क्या होना चाहिए, डाटा शुड बी सेम। अगर मैं सबकी हाइट ले रहा हूं तो सबकी, मैंने अपनी हाइट ली, आपकी हाइट ली, तीसरे पर्सन की हाइट ली, तो चौथे पर्सन की भी क्या लेनी पड़ेगी, मुझे हाइट ही लेनी पड़ेगी। चौथे पर्सन की भी क्या लेनी पड़ेगी, हाइट। सिमिलर। तो वैसे तो 6-7 पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं, लेकिन 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट आप कर लेंगे, सफिशिएंट है। 3 to 4 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक, क्या होना चाहिए, आपके पर्पस को सूट करे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाए, हर जगह आंसर क्या है आपका, सेम, यानी स्टेबल डाटा हो और डाटा शुड बी सेम। यहां तक बेटा, अभी तक सिर्फ हमने मीनिंग पढ़ी, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फीचर पढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी जो रो डाटा था, उस डाटा को बेटा हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, ताकि डाटा क्या हो जाए, सिंपल एंड अट्रैक्टिव हो जाए, सिंपल एंड अट्रैक्टिव हो जाए। जो कच्चा डाटा हमने इकट्ठा किया था, उस डाटा को क्लासिफाई कर दिया जाए ताकि वो आसान हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए, फटाफट पूछिए बेटा, और इसे कॉपी करना स्टार्ट करिए, जल्दी से फटाफट कॉपी करिए। मैं आपको पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, पूरी 1 मिनट। कर लिया होगा बेटा कॉपी आप लोगों ने, ओके। आंचल ने कर लिया, बाकी बच्चों ने कॉपी किया, नहीं किया? ओके, कर लिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पर आइए बेटा। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की क्लासिफिकेशन होती है। कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन है बेटा? 4 टाइप्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली क्लासिफिकेशन का नाम है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिकल क्लासिफिकेशन, जिसका नाम बेटा स्पेक्ट्रियल क्लासिफिकेशन भी होता है। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब स्पेक्ट्रियल क्लासिफिकेशन भी होता है। ऐसी क्लासिफिकेशन जो किसी जगह, प्लेस, लोकेशन के हिसाब से क्या होती है, क्या कहते हैं, क्लासिफाई किया जाए। यानी अकॉर्डिंग टू, क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू प्लेस, रीजन, एक्सेट्रा। यानी जगह या लोकेशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होती है, उस क्लासिफिकेशन को बेटा क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कह दिया जाता है, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये मैं स्टेट ले रहा हूं, स्टेट के बाद मैं यहां पर ले लेता हूं नंबर ऑफ फर्म का मतलब कंपनियां। स्टेट ले लेते हैं और स्टेट में मैं मानता हूं, मान लो यूपी है,
उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। मान लो कितने स्टेट ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, 4 स्टेट, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। राजा बेटा मैं मान के चल रहा हूं उत्तर प्रदेश में 70 फर्म है, आंध्र प्रदेश में 30 फर्म है, मध्य प्रदेश में 40 फर्म है और तमिलनाडु में 60 फर्म है। टोटल मान लो इन 4 राज्यों में मिलाकर कितनी फर्म है, 200 फर्म है। मैंने इन 4 राज्यों में सर्वे किया, 4 जगहों पर जाकर सर्वे किया कि यहां पर कितनी फर्म है। तो मैं इकट्ठा करके लाया कि उत्तर प्रदेश में 70 है, आंध्र प्रदेश में 30 है, मध्य प्रदेश में 40 है और बेटा तमिलनाडु में 60 है। तो मैंने जो क्लासिफिकेशन की, इन 200 फर्म की जो क्लासिफिकेशन की है, डेमोग्राफिक रिकॉर्ड, डेमोग्राफिक का होता है बेटा एक तरह से जैसे मैं बोलूं डेथ रेशियो या डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉवर्टी, लिटरेसी रेट, ये सारा डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड होता है, डेमोग्राफिक रिकॉर्ड होता है बेटा। तो ये मैंने बांट दिया, ये मैंने क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू। अब मुझे बताइए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट, ये प्लेस है, जगह है, लोकेशन है या नहीं है? यानी जब डाटा का क्लासिफिकेशन आप किसके हिसाब से करोगे, प्लेस, रीजन या लोकेशन के हिसाब से, तो क्लासिफिकेशन का नाम है बेटा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। वेरी गुड बेटा। तो पहली थी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, अनदर वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल। अगर आपने बेटा अकाउंट्स पढ़ा है, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो राजा बेटा जनरल एंट्री पढ़ा होगा, और अगर आपने जनरल एंट्री पढ़ा है तो आपके टीचर ने राजा, आपके टीचर ने आपको क्रोनोलॉजिकल का मतलब बताया होगा। अगर नहीं बताया, बताया पक्का होगा सर ने, भूल गए होंगे, नालायक बच्चे हैं आप। सर ने पक्का बताया होगा क्योंकि मुझे सर पर पूरा भरोसा है, मुझे सर पर पूरा भरोसा है, सर ने आप लोगों को बताया होगा। बट आपको याद, दिमाग कच्चा है ना, कच्ची मिट्टी भरी हुई है, यहां पर चिकनी मिट्टी है, कुछ टीचर समझा रहा है तो फिसल जाता है। भगवान ने बेटा 2 कान दिए, सर ने इस कान से सुना होगा सर की बात, इस कान से आपने निकाल दी होगी। वेरी गुड रिद्धि बेटा। टाइम अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है टाइम। या निखिल कह रही सर मेरे पास, निखिल कह रहे हैं सर मेरे पास तो अकाउंट्स ही नहीं है। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं निखिल बेटा, जिनके पास अकाउंट नहीं है, सगुन बिटिया बेटा हमारे पास, सगुन बेटी भी है, सगुन के पास साइंस है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रही है बेटा, क्योंकि उसने साइंस विद इकोनॉमिक्स ली है। अ गुड डिसीजन बाय अ साइंस स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा डिसीजन है। इससे पहले ही मैं काफी बच्चे साइंस के पढ़ा चुका हूं जिन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, और साइंस वाले बच्चों के काफी अच्छे नंबर आते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं साइंस वाले। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज वाले मेहनती नहीं होते, होते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते। बहुत दिमाग होता है ह्यूमैनिटीज के बच्चों में, कॉमर्स के बच्चों में, लेकिन दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। दिमाग लगाओ, सभी के पास सेम दिमाग भगवान ने दिया है, सभी के पास सेम दिमाग भगवान ने दिया बेटा, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो या ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो। बस इनकी फील्ड अलग है, काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन दिमाग सभी के पास क्या है, सेम टू सेम। क्रोनोलॉजिकल का हो गया अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम हो गया। टाइम बेटा किस में हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, समझ रहे हो, आवर्स में भी हो सकता है। यानी ऐसी क्लासिफिकेशन जो समय के अकॉर्डिंग क्या हो, क्लासिफाई की जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चल रही है हमारी बेटा एक अरोमा एकेडमी है, एग्जाम्पल के तौर पर, और इसके प्रॉफिट की बात हम करेंगे। मान के चल रहे हैं बेटा 2017, 2018, 2019 एंड 2020, ये 4 साल का हमें प्रॉफिट देखना है अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी का 4 साल का प्रॉफिट देखना है। अरोमा हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम है। मान लो 2017 में बेटा हमने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, हकीकत नहीं है बेटा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, समझना है आपको। कितने करोड़ का प्रॉफिट कमाया बेटा हमने, 100 करोड़ का। दिन रात चौगनी करी बेटा, अगले साल 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 2019 में बेटा 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया।
लेकिन बेटा 2020 में कोरोना आ गया, बच्चे कम हो गए, और जो बच्चे थे बेटा वो फीस नहीं दे रहे थे, तो बेटा हमारा टर्नओवर बेटा सिर्फ 50 करोड़ का रह गया। तो लगभग मैं बात करूं तो 500 करोड़ रुपए हमने पिछले कितने सालों में कमाए राजा? 500 करोड़, 200, 300, 400, 500, 500 करोड़ 4 साल में हमने कमाए ऑन एन एवरेज। क्लियर है? क्या जी? हाँ बेटा 2020 में गरीबी आ गई, 21 में भी वही हाल चल रहे हैं बेटा, हमारे वही हाल हमारे 2021 में भी चल रहे हैं। बच्चे बहुत कम है। एक टाइम ऐसा होता था बैच शुरू करते थे बच्चे आ जाते थे, अब पेरेंट्स ही नहीं भेज रहे, और बोले ऑनलाइन है तो पेरेंट्स कहता ऑनलाइन समझ में नहीं आता। और नालायक बच्चों को ये तो बताओ, अजय विजय की जोड़ी ऑनलाइन पढ़ा रही है, अजय विजय की जोड़ी ऑनलाइन पढ़ा रही है, और ऑनलाइन का प्रॉपर बैकअप भी मिलता है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी मिलता है, कलर नोट्स देते हैं, और राजा बेटा ऑनलाइन में समझ में भी आ रहा है। चलिए ये थोड़ा सा प्रमोशन कर लिया बेटा मैंने बीच में, ठीक। चलिए तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हो गई, वन इज ज्योग्राफिकल, अनदर इज क्रोनोलॉजिकल। एक ज्योग्राफिकल और दूसरी क्रोनोलॉजिकल। उसके बाद बेटा हम करेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कर लेते हैं पहले। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटी नाम से ही पता चल रहा है बेटा, यानी वेरिएबल्स। किसकी बात होगी? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चेंज हो जाएं। डाटा यानी न्यूमेरिकल फिगर। क्या? न्यूमेरिकल डाटा। सर ये न्यूमेरिकल नहीं था क्या? था बेटा, लेकिन यहां देखो, मान लो बेटा हमने एज ले ली, एज के बाद स्टूडेंट्स ले लिए, एज ले ली, उसके बाद स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एज के बाद किसकी बात कर रहे हैं? स्टूडेंट। एज ले लेते हैं बेटा, एज ले लेते हैं, मान लो 15 से 20 साल तक के बच्चे, 20 से 25 साल तक के बच्चे, 25 से 30 साल, 30 साल से 35 साल, 35 से 40 साल। मान लो ये डाटा इकट्ठा करना है हमारे देश का। मान लो यहां कितने हैं? 100, 10 मान लेते हैं, 100 तो छोड़ो, 20, 30, 15, 5, तो बेटा 20, 30, 50 और 30, 80। मान लो ये 80 लोगों का डाटा मैंने इकट्ठा करा और उसको न्यूमेरिकल डाटा के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, नंबर्स। हाँ जी बेटा, मार्केटिंग सिखा रहे हैं राजा। ये था क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। गर्मी बहुत होने लगी है राजा। क्वांटिटेटिव मतलब बेटा आपकी क्वालिटीज के हिसाब से बात होगी। क्वालिटी, क्वालिटीज क्या हो सकती है बेटा? क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है बेटा? मान लो आपका जेंडर हो सकता है, जेंडर के बेस पर हो गया, कास्ट के बेस पर हो गया, कास्ट, रिलीजन के बेस पर हो गया, इस तरीके से क्लासिफिकेशन। जेंडर मान लो मेल एंड फीमेल हो गया, कास्ट में हिंदू मुस्लिम हो गया, रिलीजन में भी हिंदू मुस्लिम, कास्ट में हो जाता है ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, ये सारी चीजें। हाँ बेटा ये इसके अंदर भी दो चीज आती हैं। वन इज सिंपल, इसके अंदर दो चीज आती है। पहला आता है सिंपल क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा? सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में देखिएगा राजा, मान लो ये पीपल है, पीपल मतलब स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को मैंने दो भागों में बांट दिया। क्या? गर्ल्स एंड बॉयज। सिंपल है ये क्लासिफिकेशन। क्या था? बिल्कुल ही सिंपल था। उसके बाद दूसरा आता है बेटा मैनीफोल्ड। दूसरा कौन सा आता है? मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में देखिएगा राजा, मान लो ये स्टूडेंट है,
स्टूडेंट्स को किस में बांट दिया मैंने, गर्ल्स और बॉयज में। ये क्या हुआ, सिंपल। गर्ल्स को भी किस में बांट दिया बेटा, हिंदू नॉन हिंदू। मुस्लिम लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं किसी धर्म का नाम लेना नहीं चाहता, कि पंजाबी भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं। हिंदू एंड नॉन हिंदू, विजिबल है ना, ठीक। उसके बाद और बांट दिया बेटा कि गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, रूरल अर्बन, रूरल अर्बन, सेम विद दैट अर्बन एंड रूरल। यानी एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या हो गया, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल था ये, तो सिर्फ स्टूडेंट को बॉयज गर्ल्स में बांटा, इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन करता जाऊंगा कि भैया ये हिंदू है, हिंदू भी गांव में रहता है, शहर में रहता है, शहर में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, गांव में रहता है, और ज्यादा क्लासिफिकेशन करते जाएंगे तो बेटा उसको क्या कह देंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नहीं बेटा, क्वांटिटेटिव में जरूरी नहीं क्लास हो, जरूरी नहीं है क्लास हो, एज में डायरेक्टली भी लिख सकता था, अगर मैं चाहूं तो यहां एज डायरेक्टली 15, 20, 25, 30 ये भी कर सकता था। वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। वेरिएबल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, डिस्क्रीट भी हो सकता था, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता था बेटा। यहां तक बताइए बातें क्लियर हैं, यहां तक बातें क्लियर है बेटा? कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा, कुछ पूछना है तो पूछिए राजा, कुछ पूछना है तो पूछिए, जल्दी कॉपी करिए इसको। It's 1750. चलिए बेटा, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कल इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे, परसों इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी हुई होंगी जो कल हम टॉपिक करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हुई होंगी, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।